हम लोग जंतुओं में पोषण पढ़ रहे थे, है ना, लाइफ प्रोसेस के टॉपिक में, ठीक है। तो जंतुओं में पोषण में हम लोगों ने क्या देखा था? सबसे पहला एक कोशिकीय जीवों में पोषण देखे थे हम लोग। एक कोशिकीय जीवों में पोषण मैंने क्या क्या बताया था? एक तो अमीबा में पोषण बताए थे और एक पैरामीशियम में पोषण बताए थे, है ना। तो अभी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो। अमीबा में अगर हम पोषण की बात करते हैं तो अमीबा में पोषण करने के लिए क्या मुख्य जैसा कोई स्थान होता है? चूंकि वो एक कोशिकीय होते हैं तो उनमें वो आहार नाल जो होता है ना वो डेवलप नहीं होता है, कोई विशेष अंग नहीं होते हैं भोजन के पाचन के लिए, है ना। या फिर पैरामीशियम का भी बात कर लो तो उसमें कोई विशेष अंग नहीं होता है भोजन का पाचन करने के लिए। लेकिन जैसे ही हम उच्च वर्ग के श्रेणी के जंतुओं में जाते हैं, उच्च वर्ग के श्रेणी के जंतु में जैसे किसकी बात करते हैं हम लोग? जैसे मनुष्य की बात कर लो आप, जैसे मछली की बात कर लो, जैसे मेढक की बात कर लो, समझ रहे बात, जैसे हाथी की बात कर लो, गाय का बात कर लो। तो इन सब में भोजन के पाचन के लिए बाबू विशेष अंग बनाए गए होते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो जब हम भोजन को पाचन करते हैं अपना, है ना, भोजन को लेते हैं तो लेने से लेकर के पचने तक कहीं ना कहीं सिस्टम बने हुए हैं। जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं मुख से, उसके बाद जीभ से इसको सानते हैं, समझ रहे बात ना, लार के द्वारा पूरी तरह से इसको मिलाते हैं, फिर उसके बाद ग्रास नली से इसको ये भोजन जाता है, और ग्रास नली से भोजन जा करके फिर आमाशय से होते हुए फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर इनका अवशोषण भी होता है, फिर रेक्टम में जाता है जहाँ से इनको समय समय पर बाहर किया जाता है। हालांकि मैं फिगर वाइज अभी बता रहा हूँ आपको, परंतु अगर मैं बात करूँ उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतु में जैसे हम आ जाएंगे, कशेरुकी या अकशेरुकी जो भी उच्च श्रेणी के जंतु है, जैसे कि मनुष्य, उनमें भोजन के पाचन के लिए बच्चा विशेष अंग होते हैं। उन विशेष अंग को क्या कहा जाता है भाई? आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जैसे मनुष्य में भोजन की अगर बात किया जाए तो कहाँ से पाचन शुरू होता है? मुख से। मुख से हम लोग भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, मुख से हम लोग भोजन का क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं। फिर ग्रास नली से होते हुए, है ना, ग्रास नली या फिर इसको भोजन नली भी बोलते हैं हम लोग, इससे होते हुए यह भोजन कहाँ पे पहुँचता है? बोलो, अमाशय में पहुँचता है। अमाशय में विशेष प्रकार के एंजाइमों के द्वारा इसे क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, छोटे छोटे अणुओं में बांटा जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं जब भी भोजन का, तो भोजन एक जटिल अणु होता है। पौधा से जो भी हम भोजन प्राप्त करते हैं वो जटिल अणु के रूप में होता है। समझ रहे बात ना? किस अणु के रूप में होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के रूप में होता है, और काफी जटिल है तो डायरेक्ट हमारा कोशिका उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए भगवान हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया है, पाचन तंत्र बना दिया है, ताकि उस जो भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं पेड़ पौधे के उत्पादों का, वो हमारे पेट के अंदर जाए और छोटे छोटे अणुओं में, एकदम छोटे छोटे अवयवी कणों में टूट जाए, जिससे कोशिका आसानी से उसको क्या कर सके? बच्चा ऑब्जर्व कर सके। तो सबसे पहले अगर हम मनुष्यों में पाचन की शुरुआत करें तो मनुष्यों में पाचन की जब भी बात करते हैं तो मनुष्य बोलो उच्च श्रेणी का जंतु है कि निम्न श्रेणी का जंतु? अब उच्च श्रेणी का जंतु है तो इसमें आहार नाल जैसी कोई रचना होगी कि नहीं होगी? होगी ना, है ना। यानी कि मनुष्यों में अगर पाचन की बात करते हो सबसे पहले आप, तो मनुष्यों में पाचन एक सिस्टम के द्वारा होता है जिसे हम लोग पाचन तंत्र बोलते हैं। कौन तंत्र बोलते हैं? आदि से लेके अंत तक भोजन आहार नाल के अंदर रहता है और उसके बाद ही बाहर जाता है। समझ रहे बात को ना? जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग की बात करें तो जैसे कि हम लोग मुख से भोजन को ग्रहण किए, मुख से भोजन को क्या किए? ग्रहण किए। उसके बाद मुख से जैसे ही भोजन को ग्रहण किया, दांत इसको क्या करेगा? पीसेगा। दांत इसको क्या करता है बच्चा? पीसता है। और दांत पीस करके उसके बाद ये जीभ भी है, उसके बाद हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। कौन कौन? सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है? 3। लिख देते हैं, हमारे बॉडी के अंदर कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कौन कौन? कौन कौन? तो सबसे पहला हम लोग लिखते हैं तो सबमैंडिबुलर होता है। कौन चीज? सबमैंडिबुलर, है ना। उसके बाद सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। उसके बाद कौन चीज? पैरोटिड। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। बात समझ रहे हो ना? ये तीनों जोड़ी लार ग्रंथि मिलकर के लार का स्राव करती है। सैलिवरी ग्लैंड से, यानी लार ग्रंथि से लार का स्राव होता है। जैसे भोजन को हमने मुख के अंदर लिया तो लार ग्रंथि जो है उससे लार निकलेगा और जीभ क्या करेगा? इसको लार के अंदर क्या करेगा? मिलाएगा। समझ रहे बात ना? जीभ क्या करेगा? इसको लार के साथ मिलाएगा। आपको पता है एक दिन में हम लोग 1.5 लीटर लार का स्राव करते हैं करीब करीब, है ना, मुख से। तो लार को क्या किया? लार के साथ भोजन को क्या किया? मिलाया। कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है? कौन कौन? सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। एक लार ग्रंथि यहाँ, समझ रहे बात ना? एक ये और उसके बाद जीभ के नीचे, समझ रहे बात ना? 3 पेयर में होते हैं। बात समझ रहे ना? यानी कि भोजन जब हम लोग मुख में लेते हैं तो मुख से जब भोजन जाता है तो लार के द्वारा इसको खूब तरीके से साना जाता है। अब एक बात याद रखना, इस लार में आपका टाइलिन एंजाइम होता है जो शर्करा का पाचन करता है। शर्करा का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन चीज?
लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। टाइलिन, यह टाइलिन एंजाइम किस भोजन के किस चीज का पाचन करता है? शर्करा का पाचन करता है। बात समझ रहे हैं ना? सबसे पहले हमने भोजन को मुख से अंतर्ग्रहण किया, यानी बकल कैविटी से अंतर्ग्रहण किया, उसके बाद दांत से पूरी तरह से इसको क्या किए? पीसे। जीभ ने उस भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाया। जीभ पर स्वाद कलियां भी होती है। जब हम स्पेशल जीभ का क्लास लेंगे ना तो बताएंगे आपको कि जीभ पे स्वाद कलियां होती है जो विभिन्न प्रकार के स्वादों का अनुभव कराती है, जैसे नमकीन, जैसे मीठा, जैसे तीखा, ये सब महसूस कौन कराता है? जीभ। अलग अलग पार्ट बने हुए हैं जीभ के, जैसे कि मान के चलिए कि ये जीभ है ना, तो कुछ यहाँ पे कुछ अलग स्वाद का महसूस कराएगा, यहाँ पे अलग स्वाद का, यहाँ पे अलग स्वाद का, अलग अलग स्वाद का महसूस कराता है हमारा जीभ। हम आपको आगे जब जीव के बारे में स्पेशल पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और स्पेशल दांत के बारे में, 4 प्रकार का दांत होता है, समझ रहे हैं ना? मोलर, प्रीमोलर, है ना, च्वर्णक, अगर नाम सुने हो ना जी, कैनाइन, भेदक, ये सब जो भी है ना, ये दांत के क्या है बेटा? प्रकार हैं। किसी का काम फाड़ने का है, किसी का काम पीसने का है, दांत का अलग अलग काम है, समझ रहे बात ना? अब जब भी आप ऊँख छीलते हो तो यहाँ से लेते हो, यहाँ से थोड़ी लेते हो, टूट जाएगा आगे से, समझ रहे बात ना? ऊँख जब भी छीलना है तो इस वाले से, नुकीले वाले पार्ट से छीलते हैं। ये राक्षस का पहचान है, वाला राक्षस का जो दांतवा होता है ना, ये निकला होता है सामने वाला नुकीला दांतवा, है ना? रावणवा के भीभीषण के देखिएगा कभी रामायण में, यहाँ से दांत जो निकला होता है ना, ये राक्षसी, ये राक्षसी खूल का है, समझ रहे बात ना? इसका काम है फाड़ना। भगवान जब मनुष्य को बाबू बना रहा था तो क्या टंगारी लेके भेजा था? टंगारी लेके तो नहीं भेजा था ताकि जाओ और तू जानवर को मार के खाते रहना। चाहे बम तो नहीं बना के भेजा था ना कि बम विस्फोट करा दो, आराम से उनमें जितना जानवर सब जल जाएगा, उसके बाद तुम खा लेना। तो कहीं ना कहीं भगवान जब हमको बना के भेजा तो हथियार के साथ भेजा। तो दांत जो है हथियार का काम करता है, इसको हम लोग फाड़ने का काम में लेते हैं, यूज करते हैं, समझ रहे बात ना? और फाड़ने के बाद कुछ ऐसी दांतें होती है जिसको चबाने का काम है। तो ये वाला यहाँ वाला जो दांत है, इसको चबाने का काम में आता है। हम दांत के स्पेशल क्लास में आपको बताएंगे। तो बात समझ में आ रहा है कि मनुष्य को सबसे पहले मुख से कौन सी लिया? भोजन को लिया। जीभ ने उसको लार के साथ पूरी तरह मिलाया। लार कितनी ग्रंथि होती है? कितनी जो लार ग्रंथि होती है? 3। कौन कौन? सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। समझ रहे बात को ना? तो हम स्टार्टिंग में अभी तो फिलहाल इतना बात करेंगे बच्चा कि कौन कौन से सिस्टम बने हुए हैं भोजन के पाचन के लिए। सबसे पहले मनुष्यों में अगर पाचन की बात किया जाए तो 5 चरणों में संपन्न होता है। हालांकि मैं ये बात बताया भी था पहले। 1 नंबर में अंतर्ग्रहण, यानी मुख से भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाएगा। 2 नंबर में पाचन, यानी मुख में लार के साथ पचना शुरू होगा, फिर अमाशय में पचना शुरू होगा, फिर छोटी आंत में पचना शुरू होगा, यानी भोजन का क्या होगा? पाचन होगा। ये हम फर्स्ट क्लास में बताए थे। तीसरा अवशोषण होगा, यानी छोटी आंत के एक इलियम भाग होगा जो भोजन को क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, अवशोषित करेगा। और अवशोषित करके किस में मिलाएगा? ब्लड में मिलाएगा। और उसके बाद स्वांगीकरण होगा। ब्लड में जो भी पोषक तत्व हैं वो जाएंगे और कोशिका उस पोषक तत्व को क्या करेगी भाई साहब? ऑब्जर्व करेगी। आज जौन बच गया कचरा पचरा पदार्थ वो रेक्टम में चला जाएगा। कौन चीज में? जहां से समय समय पर बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी हम आपको फिगर के द्वारा बताएंगे कि रेक्टम क्या होता है। मनुष्य या जितने उच्च वर्ग के जंतु हैं, हम ही नहीं, जितना उच्च वर्ग के जंतु है जो आपको आंखों के सामने जो दिख रहा है, गाय, भैंस, बैल, सुअर, कुकुर, सियार, जितना है उस सब में आहार नाल होता है भोजन के पाचन करने के लिए। क्या होते हैं बच्चा? आहार नाल। एक विशेष अंग होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं भाई साहब? आहार नाल कहते हैं। अगर मनुष्यों का आहार नाल की बात किया जाए तो सबसे पहले मुख गुहा होता है, उसके बाद ग्रास नाली होता है, ये वाला। तुमको पता है कि सबसे पहले का जवन है इससे भोजन नहीं जाता है, इससे वायु जाता है। इसके पीछे जवन है ये भोजन नली है, इससे भोजन जाता है। और कहाँ पहुंचता है? आमाशय में पहुंचता है, ठीक है ना? तो ग्रास नली जिस नली से भोजन कहाँ पे पहुंचेगा? आमाशय में पहुंचेगा। यानी कि उसके बाद स्टोमक यानी कि आमाशय आएगा। बात समझ रहे हो ना? उसके बाद क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत आएगा। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। और उसके बाद बड़ी आंत आएगा। हम आपको फिगर के द्वारा समझा रहे हैं। इसमें सबसे पहले मुख की बात किया जाए तो इतना तो समझ ही सकते हो कि ये हमारा मुख है। ये सामने वाला पार्ट क्या है? इस मुख के कितने भाग है? दांत है, जबड़ा है, जीभ है, लार ग्रंथि है, ये सब मुंह में तो होता है। यानी मुख के सबसे पहला भाग क्या होता है? मुंह। ये मुंह क्या करता है? भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, यानी कि भोजन को लिया। भोजन को क्या किया? लिया। उसके बाद दांत होता है जो भोजन को पीसता है, चबाने का काम करता है। कौन चीज? ये दांत। समझ रहे बात ना? ये बकल कैविटी का ही भाग है। उसके बाद आपका जीहवा आता है। जीहवा मतलब जीभ। जीभ क्या करता है? भोजन को लार के साथ मिलाता है। लार के साथ क्या करता है? जैसे कि मान के चलिए कि एक हांडी में आप खीर बना रहे हो तो करछुल का काम क्या है? उसको मिलाने का काम है ना जी। तो उसी प्रकार से जीभ भी क्या करता है? पूरे को जो भोजन आया है उसको लार के साथ क्या करता है? मिलाता है। बातें समझ में आ रही ना? अब इन तीनों का क्लास हम अलग अलग लेंगे। दांत का एगो क्लास लेंगे, 4 प्रकार का दांत, उसके बारे में अलग अलग काम समझाएंगे। फिर जीभ का भी क्लास लेंगे। जीभ में भी स्वाद कलियां होती है जो स्वाद का अनुभव कराते हैं, तो इसका हम अलग क्लास लेंगे। तो जीभ का मेनली काम क्या है? अभी भोजन को लार के साथ पूरी तरह क्या करना? लपेटना।
उसके बाद मुंह में होता है लार ग्रंथि। क्या होता है बच्चा? सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है? तो लार ग्रंथि से लार का स्राव होता है। लार समझते हो ना, जो मुंह से टपकता है, समझ रहे बात ना, लार होता है। और उस लार में कौन सा एंजाइम होता है बच्चा? टाइलिन एंजाइम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। भोजन के साथ कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कि शर्करा किसे कहते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट का एक स्पेशल क्लास भी है ना, जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो। जैसे कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, समझ रहे बात को ना। जैसे कि शुगर भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, समझ रहे बात को ना। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है बच्चा? लार ग्रंथि। क्या पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो जाता है? बिल्कुल नहीं। भोजन अभी पूर्ण रूप से जाता है ना छोटी आंत में, फिर छोटी आंत तक, बड़ी आंत तक भी अवशोषण होता है, समझ रहे बात को ना। यानी भोजन मुंह से थोड़ी पूरा पच गया, लेकिन पाचन की शुरुआत मुंह से हो जाती है। बात समझ रहा ना। अब मान के चले कि मुंह से पाचन हुआ, मुंह से हमने पाचन शुरू किया, भोजन को चबाया, लार के साथ मिलाया, कुछ पच गया और कुछ थेथरा है सर। कुछ थेथरा मतलब समझ रहे बात को ना। कुछ जटिल तो जो भी छोटे मोटे जटिल अणु थे उसको तो तोड़ दिया, लेकिन अभी कुछ और थेथर है जो ना आमाशय में जाएगा। तो आमाशय में जाएगा तो जठरस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल करके उसको पचाएगा। उसके बाद भी अभी नहीं पचा, अभी कुछ और थेथर अणु बच गया, है ना। समझ रहे बात ना। जना कि तबरियाता जाओ फिर भी गरियाता है, मतलब एक पीसते जाओ, लेकिन अब आमाशय में नहीं पचा है तो छोटी आंत में जाके पचेगा, समझ रहे बात ना। उसमें से कुछ और थेथरा बच जाएगा तो बड़ी आंत में पचेगा। और उसके बाद तनी मनी जो थेथर बच जाएगा उसको कहा जाएगा कि अब बाबू तुम बाहर जाओ। तो सुबह सुबह जाकर पोटी के द्वारा उसको क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। समझ रहे बात को ना। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे हो? तो इतना में किसी को दिक्कत है? अब इसको जल्दी उतारिए। इसके बाद स्लाइड, अगले स्लाइड पर हम आपको फिगर के द्वारा समझा रहे हैं। मनुष्य के आहार नल का जो फिगर से अगर हम लोग समझे इसको, ठीक है, तो जब भी हम इसको एक फिगर वाइज बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। आपको इसमें पूरे सिस्टम से जितने चीज़ों का जो प्रक्रियाएं हैं, जो कार्य हैं, वो आपको समझ में आएगा। अगर हम इनको एक चित्र के रूप से समझे तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको जैसा कि फिगर में दिख रहा है, ये मनुष्य का माउथ है। माउथ का मतलब बक्कल कैविटी। कौन कैविटी? इस बक्कल कैविटी के अंदर क्या है बेटा? एक जीभ होगा, ऐसा जीभ होगा। फिर उसके बाद दांत होगा कि नहीं दांत? और इसी में क्या होगा बच्चा? लार ग्रंथिया होगी, सैलिवरी ग्लैंड होगा। सैलिवरी ग्लैंड क्या करेगा? जैसे ही आप भोजन को मुख से अंतर्ग्रहण करोगे तो अपने लार में समेटेगा, किसके द्वारा? जीभ की मदद से। और ये दांत क्या करेगा? उस चीज को पीसेगा। यानी कि भोजन के पचने की शुरुआत यहीं से शुरू हो गई है। कहाँ से? मुख से। बात समझ रहे हो ना। ये क्या है? मुख गुहा, ठीक है। जैसे ही भोजन चबा करके, जैसे ही हमने भोजन को चबाया, चबा करके अब भोजन कहाँ जाएगा? आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही भोजन बच्चा आगे बढ़ता है तो कुछ ये संरचना मिलती है। दो नलियां यहाँ से आगे की तरफ गुजरती है, समझ बात ना। जैसे ही भोजन मुख से चबाए तो यहाँ से दो नली अब आगे की तरफ गुजरेगा। एक तो वायु नली होगा, ये सबसे पहला वायु नली होता है। और इसके अंदर कौन नली होता है? भोजन नली। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि ये जो वाला मोटा वाला ये दिख रहा है, ये आपको फूड पाइप के नाम से जाना जाता है। फूड पाइप, ओइसोफेगस, हिंदी में इसे कहते हैं ग्रास नली। कौन नली बोला जाता है? ग्रास नली। कौन नली? ग्रास नली। और फिर उसके बाद थोड़ा सा आप जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, है ना, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये ग्रास नली है, और इसके ठीक आगे ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं वाइंड पाइप, मतलब वायु नली। कौन नली? वायु नली। समझ रहे बात को ना। अब कभी कभी एक चीज होता है भाई साहब, कभी कभी एक चीज होता है, जैसा कि आप सुने होंगे कभी कभी कि भोजन हम खा रहे हैं, भोजन को जैसे ही घूंटना चाहे अचानक से छींक आ जाता है। तो देखो यहाँ से जैसे ही भोजन बेटा आगे बढ़ेगा तो इसको कौन नली से गुजर के जाना पड़ रहा है? एक तो सामने इसको वायु नली मिल रहा है और एक भोजन नली मिल रहा है। समझ रहे बात को ना। तो ये जो वायु नली होता है, इसे तो वायु जाएगा, जैसे ऑक्सीजन वगैरह जाएगा, जैसे श्वसन क्रिया हम करते हैं तो ऑक्सीजन जाएगा। लेकिन अब चूंकि भोजन के एक भी कण अगर इसके अंदर चले गए गलती से भी, तो भोजन श्वास नली के अंदर जाएगा तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगा ना। तो छींक के द्वारा भोजन कहाँ जाता है बच्चा? बाहर आ जाता है। समझ रहे बात ना। सर कभी कभी कहता नहीं है कि अचानक खा रहे हैं तो खाते टाइम में बतियाना नहीं चाहिए। काहे नहीं बतियाना चाहिए? क्योंकि यहाँ वाइंड पाइप के जगह पर एक घंटी ढक्कन लगा होता है, इसको एपिग्लोटिक्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है बच्चों इसको? एपिग्लोटिक्स मतलब घंटी ढक्कन। क्या बोलते हैं इसको? ये जो वायु नली है यहाँ पे घंटी ढक्कन लगा होता है। क्या करता है ये कि जैसे ही आप भोजन को घोटोगे ना, अंदर लोगे, तो ये घंटी ढक्कन इस वायु नली को बंद कर देता है। जब ये वायु नली को बंद करेगा तो भोजन किस नली में जाएगा? बता दो जल्दी से मेरे को। भोजन नली यानी कि वाइन कौन सा? फूड पाइप में जाएगा कि नहीं? ग्रास नली में जाएगा कि नहीं? अरे बोलो, बात समझ रहे हैं ना। यहाँ से कौन सा नली में जाएगा बच्चा? ग्रास नली में जाएगा। अब देखो क्या होता है कि
अब ये भोजन जब ग्रास नली में यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये घंटी ढक्कन बंद हो गया, चूंकि भोजन को ये नहीं जाने दिया। लेकिन कभी बात करते करते जब हम भोजन करते हैं, कभी बतियाइयो रहे हैं, खाइयो रहे हैं, तो क्या होता है कि घंटी ढक्कन अगर गलती से न बंद हुआ तो भोजन अंदर चल जाएगा। अंदर चल जाएगा तो छींक के द्वारा बाहर निकालेंगे। एपिग्लोटिक्स अगर बंद नहीं हुआ तो भोजन उस वायु नली में न चला जाएगा। तो वायु नली में जाएगा तो वो अंदर तो फेफड़ा, चूंकि वायु नली से वायु कहाँ पे जाता है, फेफड़ा में जाता है, तो फेफड़ा में थोड़ी भोजन का पाचन होता है, नहीं ना होता है। तो भोजन को वायु नली से बाहर निकालना चाहेगा तो इसके लिए छींक आता है। तो कहता नहीं सबकी सलिया याद कर रही है। जैसे मान के चलिए कि भोजन कर रहे हैं, अंदर चला गया, अचानक छींक आ गया, तो कहते हैं कि बाबू याद कर रहे हैं, चाहे साली याद कर रही है। समझ रहे बात ना? ऐसा सुनता होगा सब कि कहता है सब। तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे घंटी ढक्कन क्या करता है, उसको अंदर, अगर वहाँ पे वो क्लोज नहीं हुआ, गलती से भी यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ ये सामने वाला ढक्कन, तो वो अंदर जाएगा, जिससे छींक के द्वारा क्या आएगा, बच्चा बाहर आएगा। अब ध्यान से समझिए, भोजन अब वायु नली से होकर के आगे की तरफ बढ़ रहा है, देख रहे हो ना, आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब ये भोजन आगे की तरफ बढ़ता क्यों है? तो ये जो वायु नली जो सामने जो दिख रहा है, वायु नली बोल रहे हैं, ये ग्रास नली जो दिख रहा है, ग्रास नली से ना भोजन आगे की तरफ जा रहा है। भोजन किस नली से जा रहा है? ग्रास नली। तो इस ग्रास नली में बच्चा इस प्रकार से, मान लीजिए ग्रास नली है और भोजन यहाँ पे पहुंचा, तो इसमें इस प्रकार से क्रियाएं होती है। ऐसे ऐसा दिख रहा होगा तुमको, इस प्रकार से आगे की तरफ ऐसे क्रमकुंचन होता है। जैसे ये ग्रास नली है, भोजन आगे बढ़ रहा है, तो ये दबाएगा तो भोजन आगे बढ़ेगा ना। फिर ये दबाएगा तो फिर आगे भोजन बढ़ेगा। यानी कि शिथिलन संकुचन इस ग्रास नली में होता है, कुछ इस प्रकार से। देखिएगा ध्यान से, ये ग्रास नली है, तो इसमें मान के चले कुछ इस प्रकार से जैसे शिथिलन हुआ, तो भोजन यहाँ पे आया होगा तो दब के आगे की तरफ बढ़ेगा कि नहीं? शिथिलन और फैलाव होते रहता है किस दीवार में? ग्रास नली के दीवार में। इस क्रिया को क्रमाकुंचन कहते हैं। कौन चीज कहते हैं बच्चा? अगर ऐसा न हो तो क्या होगा सर? अगर शिथिलन और फैलाव ऐसे न हो तो क्या होगा? भोजन आगे बढ़ पाएगा। अब मान के चलिए भोजन हम खा रहे हैं तो आगे बढ़ भी गया, अगर आगे बढ़ भी गया और ये एकदम सीधा का सीधा ऐसे है, समझ रहे बात ना, ये दब नहीं सकता है, दबा के नहीं रखेगा भोजन को, तो क्या होगा? जैसे ही सोइएगा तो नली के द्वारा फिर तो भोजन मुंह में चला आएगा। नहीं समझ रहा है? मान के चलिए कि मैं पानी भर दिए, इसमें क्या भर दिए? पानी भर दिए। तो पानी जैसे ही इसके अंदर भरे तो इसको ऐसे करेंगे तो पानी फिर बाहर चला आएगा कि नहीं? अरे बोल ना भाई साहब। तो ऐसे ही भोजन जब किए आप, पानी के साथ मान लीजिए भोजन किए और सोइएगा तो फिर नली के द्वारा तो फिर मुंह में भल से फेंक दीजिएगा, नहीं फेंक दीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे क्लोज हो जाता है, बाइंड हो जाता है। बात समझ रहे हो ना? अभी भोजन नीचे आ गया तो फिर ऊपर नहीं जा सकता है। नीचे जाने के लिए ही ये प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है बोलो? कौन नली? ग्रास नली। समझ रहे बात ना? कैसा? इसमें इस नली में शिथिलन फैलाव होता है, जिससे भोजन किस तरफ बढ़ता है बच्चा? आगे की तरफ भोजन बढ़ता है। किस तरफ बढ़ता है भाई साहब? भोजन आगे की तरफ बढ़ता है। बोलो इतना बात समझ में आती है? इतना बात में किसी को कोई दिक्कत? इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब भोजन बबुआ ग्रास नली से कहाँ पहुंच चुका है? अब अमाशय में। कहाँ पे पहुंच चुका है? ग्रास नली से अमाशय में। कैसे भोजन आया? क्रमाकुंचन क्रिया के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा? भोजन लार में सना गया है कि नहीं? कौन सा एंजाइम के द्वारा? लार में कौन सा एंजाइम है? टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? ये टाइलिन एंजाइम भोजन के शर्करा का पाचन करता है, बताए हैं अभी। अब वायु नली में भोजन क्यों नहीं गया? क्योंकि घंटी ढक्कन यानी कि एपिग्लोटिक्स बंद हो गया, जिसे वायु नली में गलती से चला गया तो छींक के द्वारा फिर बाहर भी आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? आप कभी कभी देखिएगा, छींकते हैं ना, जब छींकते हैं तो नाक में भातवा फेंक देते हैं, नाक में फेंक देते हैं, क्योंकि वायु नली का कनेक्शन कहाँ से है? नाके से ना है। जैसे मैंने फोए तो नाक में पूरा चावल आ गया, क्योंकि ये वायु नली में भोजन गया है। वायु नली से सीधे नाके से ना जाएगा। समझ रहे बात को ना? अरे बात समझ रहे हैं ना? यानी कि इस वायु नली का कनेक्शन किससे है? वो नासिका छिद्र से है। श्वसन क्रिया किए तो कभी कभी मुंह से भी सांस लेते हैं हम लोग। समझ रहे बात ना? अब मुंह से सांस लेते हैं तो वो भी गैस आपका वायु नली से ही होकर जाता है। ठीक है, अब बात समझिए। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? भोजन क्रमाकुंचन के द्वारा कहाँ पहुंच चुका है? स्टोमक में। इस स्टोमक के बच्चा 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। हालांकि मैं इसको डिटेल में करूंगा, केवल स्टोमक के बारे में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। स्टोमक के 3 भाग होते हैं। समझ रहे ना? कौन कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। आमाशय के 3 भाग। आमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन? कार्डियक, फुंडिक अकोनलोरिक, पाइलोरिक। आमाशय के 3 भाग होते हैं। स्टोमक के कितने भाग होते हैं बच्चा? 3 भाग होते हैं। समझ रहे बात को ना? जैसा कि देखिए कभी कभी गंवार टाइप का लोग कहता है ये स्टोमक है बाबू, ये आमाशय है। कभी कभी सुनिएगा कि कभी कहता है सब ना कि मेरी बहू को पेट में बच्चा है। अब बताइए ये सही कहता है सब? पेट मतलब स्टोमक मतलब आमाशय में बच्चा तो कभी नहीं हो सकता है। आमाशय में अगर बच्चा होगा तो वही में ससुरा पचा जाएगा। अगर आमाशय में बच्चा होता
तो इस आमाशय में पता है ना 3 भाग होते हैं, कार्डियक, पुंडिका, पाइलोरिका, में पता है जठर रस होता है, फिर HCl होता है, खतरनाक बाबू एंजाइम होता है जो भोजन को पूरी तरह से पाचन कर देता है। जैसे कि भोजन हम लोग खाते हैं, उतना जटिल भोजन खाते हैं, अंडा चॉप, आलू चॉप, तुम भूजा उजा ये सब खाते हो, तो आमाशय क्या करता है, उसको अपने एंजाइम के द्वारा पूरी तरह से छोटे छोटे अणुओं में क्या कर देता है, वो तोड़ देता है। समझ रहे बात ना, पूरी तरह से छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। तो सही अगर स्टोमक में कहते हैं कि पेट में बच्चा है, तो स्टोमक में अगर बच्चा होता, आमाशय में अगर बच्चा होता, तो वो तो पूरी तरह पचा जाता। बात समझ रहे ना, पचा उचा के पूरा सुबह रेक्टम से बाहर निकाल लेता सब। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आमाशय में बच्चा नहीं होता है। किस में बच्चा होता है? गर्भाशय में। यहाँ आमाशय होता है, गर्भाशय यहाँ होता है, यहाँ पर हम बताएंगे आपको रिप्रोडक्शन में। समझ रहे बात में ना, यहाँ पे नीचे की तरफ गर्भाशय होता है, तो रिप्रोडक्शन पॉइंट में पढ़ना है। तो आमाशय के कितने भाग होते हैं बेटा? 3 भाग। ग्रास नली से भोजन कहाँ पे आ चुका है, बोलो जल्दी से? आमाशय में। कहाँ पे? आमाशय में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। आमाशय के स्पेशल अभी लेके आ रहे हैं स्लाइड, तो बताएंगे। उसके बाद भोजन आमाशय से होते हुए कहाँ पे पहुंचता है बच्चा? छोटी आंत में। कहाँ पे पहुंचता है? जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ से कौन आंत में पहुंचा? छोटी आंत में। और छोटी आंत में बेटा पहुंचने के बाद ये देखिए बहुत सारी नली जुड़ी हुई है, ये छोटी आंत की, छोटी छोटी नली। अब एक बात समझिए, छोटी आंत का जो लंबाई होता है हमने कितना बताया था? कितना मीटर? 6 मीटर बताया था। कितना मीटर? 6 मीटर। अब बड़ी आंत का लंबाई 1.5 मीटर होता है। तो तुम सोचोगे कि सर छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर है, तो एकरा के ना बड़ी बोलना चाहिए। तो इसको काहे छोटी बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो चौड़ाई होता है ना छोटी आंत का, वो बड़ी आंत के हिसाब से क्या होता है? पतला होता है। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हो, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? छोटी आंत। इसकी जो चौड़ाई होती है वो बड़ी आंत से बहुत कम होती है। ये बड़ी आंत है, ये दिख रहा है ना, ये सब ये आपका बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है। छोटी आंत में भोजन आया। छोटी आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन सर? एगो ग्रहणी होता है, एगो जेजुनम होता है, जेजुनम, एगो इलियम होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इस सब के बारे में पढ़ाएंगे, समझ रहे दामाद? कौन कौन? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो छोटी आंत में भोजन आया कि नहीं आया? आने के बाद एक और बात समझिएगा, जैसे ही भोजन इस आमाशय से छोटी आंत में पहुंचा ना, यहाँ ही क्लोज हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। यहाँ एक रिंग शेप में होता है, जैसे कि हमने बताया था कल कि गुर्दा के पीछे यहाँ पे जो भोजन निकालते हैं पीछे से हम लोग, यहाँ पे एक रिंग शेप में होता है। समझ रहे बात ना? एक रिंग शेप में होता है, ऐसे इस प्रकार से। जब इसको क्लोज करके इसे खींच के रखे हुए हैं तो रिंगवा इसे क्लोज रहता है, इसे इस प्रकार से क्लोज रहता है। तो नीचे से गिरेगा, बोलो से जल्दी गिरेगा, टॉयलेट ऊपरे रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे रिंग शेप लगा होता है, यहाँ से क्लोज हो जाता है। अब भोजन छोटी आंत से इसके अंदर जा पाएगा? अरे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो मान के चलिए कि हम आपको सुता दिए, समझ रहे ना, और सुता के पेट पर पारा कूदवा दिए। तो अब मान के चलिए कि भोजन जब छोटी आंत में है तो हो सकता है कि रिंग से अगर बाहर आए तो वो मुंह से 25 सेकंड फेंक दीजिएगा कि नहीं फेंक दीजिएगा, है ना? इसलिए किसी को सुता के आप पेट को दबाना नहीं चाहिए, नहीं तो दबाइएगा तो छोटी आंत से आमाशय में होते हुए तो वही में भल से फेंक देगा मुँह पर। बात बुझा रहा है ना? अरे बात समझ में आ रहा है ना? ये चीज। अब छोटी आंत में आया, यहाँ पे कौन सा आंत में आ गया है बच्चा? छोटी आंत। अब छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। कैसे कैसे भोजन इसमें किस प्रकार से पाचन होता है ना, वो टॉपिक में हम समझाएंगे। अभी सिर्फ हम लोग क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं? बस हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भोजन कैसे कैसे कहाँ से जा रहा है। छोटी आंत में आने के बाद ये भोजन यहाँ से होते हुए किस आंत में जाता है? बड़ी आंत में। ये बड़ी आंत है, और इसके ठीक नीचे बबुआ अपेंडिक्स होता है, अंगुलीनुमा संरचना जैसे दिख रहा है ना, इसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। गलती से भोजन के एको को कौन अगर अपेंडिक्स में गया तो फिर बाहर नहीं निकलता है, तो भोजन धीरे धीरे सड़के एक बात समझ रहे हो ना, घाव सा हो जाता है ना, पेट दर्द करने लगता है। ये आपको हम किस भाग में बताए थे? दाहिने भाग में कि बाएं भाग में? इस वाले पार्ट में होता है आपका अपेंडिक्स, यहाँ पे। समझ रहे बात ना? यानी कि राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? राइट साइड में। ये अपेंडिक्स है। अब ये भोजन यहाँ से आया, बड़ी आंत से होते हुए, है ना, ये भोजन आया, और भोजन आते आते फिर यहाँ पे पचते अब आ जाता है यहाँ पे कौन चीज? रेक्टम में। जैसा कि फिगर दिख रहा है ना, इसको हम रेक्टम बोलते हैं, मलाशय। मलाशय मतलब भोजन मल के रूप में, गंदे पदार्थ के रूप में, अपचा भोजन जो है। हालांकि जो पचने वाला भोजन है वो छोटी आंत के इलियम में पूरी तरह से क्या हो चुका है? ऑब्जर्व हो चुका है। और ऑब्जर्व होकर के छोटी आंत के कौन भाग में? बोलो, इलियम भाग में। अब भोजन को जो ऑब्जर्व किया है उसको कौन चीज में मिला देता है? सब ये रक्त में। और रक्त से कहाँ पे चला जाता है? वो सेल में चला जाता है। और जो अपचा भोजन है, जिसे तुम लोग टॉयलेट बोलते हो, है ना, पोटी, वह पोटी कहाँ पे आता है? बड़ी आंत से होते हुए कहाँ पे आ जाता है बबुआ? रेक्टम में, यानी मलाशय में, ठीक है ना। और मलाशय से गुदा द्वार के द्वारा, है ना, एनस जिसे बोलते हैं, ये गुदा द्वार जहाँ से टॉयलेट निकलता है, ये है ना, एनस के द्वारा फिर इसे समय समय पर क्या कर दिया जाता है बच्चा? बाहर कर दिया जाता है। बोलिए यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बोलो, बोलिए जल्दी से। किसी को कोई दिक्कत? अरे बोल भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब देखो क्या होता है, समझिए बात को। हम 2 तरीके से चीज़ों को लेते हैं। एक तो डायरेक्ट पानी लेते हैं,
तो पानी बबुआ जटिल कंपाउंड नहीं है, पानी एकदम सरल यौगिक है। पानी क्या है? एकदम सरल। तो जो भी सरल यौगिक है, जैसे सरल में क्या आ जाएगा? जल हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा, खनिज, ये सब छोटे छोटे अणु होते हैं। कैसे होते हैं? तो इनका बाबू पाचन नहीं होता है, इनका डायरेक्ट अवशोषण हो जाता है। इनका डायरेक्ट क्या हो जाता है बच्चा? पानी का पाचन होगा? पानी तो ऑलरेडी सरल अणु है। आपका विटामिन, आपका खनिज लवण, ये सब क्या होते हैं बेटा? सरल अणु होते हैं। तो इनका डायरेक्ट क्या हो जाता है? अवशोषण। इनका पाचन उचन। अब थोड़ी कि पानी है तो सर इसमें H2O है तो हाइड्रोजन अलग करें, अब ऑक्सीजन अलग करें, वाष्प फेंकवाना है शरीर से। समझ रहे बात को ना? इनका डायरेक्ट अवशोषण होता है। समझ रहे बात ना? किसी को कोई दिक्कत? पाचन में मेनली जटिल अणुओं का क्या हो जाता है? तोड़ा जाता है। वो कहाँ पे? अमाशय में, लार के द्वारा इन सबको तोड़ के सरल अणु में बांटा जाता है। इतना में किसी को कोई दिक्कत? बात समझ आया ना? अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें, जैसा कि आपने फिगर में देखा, तो दो रूपों में आपने चीजों को देखा। एक तो ऐसे सिस्टम एलिमेंट्री, कैनाल, आहार नाल। आहार नाल मतलब जिस नली से भोजन जा रहा है, ये सब नली ही ना था, छोटी आंत की नली, बड़ी आंत की नली, आपका ग्रास नली, इस नली से भोजन जा रहा था। तो एक तो होता है आहार नाल। आहार नाल में कौन कौन हो जाएगा? आपका मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुद्दा, लास्ट गुद्दा, जिससे भोजन बाहर आ जाएगा पोटी के रूप में। और दूसरा होता है पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टर ग्लैंड। डाइजेस्टर ग्लैंड से क्या चीज कसरा होता है? एंजाइम कसरा होता है। अब मान के चलिए भोजन जब आप किए तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है, खतरनाक जीवाणु है, तो सब मरना चाहिए ना। तो उन सब चीज को मारने का काम या फिर उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम, समझ रहे बात ना? बात समझ रहे ना? उसको तोड़ने का काम, हथौड़ी का काम कौन करता है बच्चा? तो डाइजेस्टर ग्लैंड यानी कि पाचक ग्रंथि, जिनसे ढेर सारे एंजाइम का स्राव होता है। जैसे कि लार ग्रंथि, बोलो टाइलिन एंजाइम, जैसे कि जठर ग्रंथि, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है, जैसे कि लीवर, पित्ताशय से, अग्नाशय से, आंत ग्रंथि से, इन सब से पाचक रसों का स्राव होता है। कौन से कौन कौन रस का स्राव होता है? नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको समझा रहे हैं। बात समझ रहे ना? यानी कि पाचन की प्रक्रिया एक प्रकार का फिजिको केमिकल प्रक्रिया है। फिजिको केमिकल का मतलब क्या होता है? भौतिक रासायनिक प्रक्रिया। जैसे भोजन को आपने चबाया तो भौतिक प्रक्रिया हो गई है ना, वो एंजाइम के द्वारा पचा तो वो रासायनिक प्रक्रिया हो गई। यानी भोजन एक प्रकार का, पाचन एक प्रकार का क्या है? फिजिको केमिकल प्रक्रिया है, जिसके द्वारा भोजन का क्या हो रहा है? मेनली मुख्य फोकस पाचन में क्या है कि भोजन से ऊर्जा का प्राप्त करना। भोजन से कौन चीज की प्राप्ति करना है? एनर्जी की प्राप्ति करना। जैसे कि हम भोजन ले रहे हैं तो मेनली हम लोगों का मकसद क्या है? हमारे इस पाचन तंत्र का मकसद क्या है कि इससे क्या निकालना है बबुआ? ढेर सारा ऊर्जा, जिससे कोशिका अपना वृद्धि कर सके, है ना, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो सके, ग्रोथ कर सके, इन सब चीजों के लिए। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? यानी पाचन में अगर हम पूछे कि सरल अणुओं का पाचन होता है कि डायरेक्ट अवशोषण होता है? जैसे कि जल का अवशोषण होगा, खनिज लवण का अवशोषण होगा, लेकिन जो भी जटिल अणु है उनका क्या होता है? पाचन होता है। और यह पाचन बबुआ, पाचन करने के लिए यह जो पाचन तंत्र हमारे अंदर बने हुए हैं वो दो रूप में है। एलिमेंट्री कैनाल, एगो डाइजेस्टर ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल। आहार नाल टोटल 32 फीट का होता है। कितना फीट का? 32 फीट का टोटल हम लोगों का आहार नाल है। समझ रहे बात को ना? कितने फीट का? हमको लगता है कि करीब करीब ये 9 आपका मीटर हो जाएगा, करीब करीब। कितना मीटर? 9 मीटर हो जाएगा। इतना मीटर का यहाँ से लेके हमको 9 मीटर, हमको लगता है कि वो एक 2 मंजिला छत हो जाएगा ना, मेरे हिसाब से लग रहा है कि 2 मंजिला छत। इतना हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम, तो तुम सोचोगे कि सर 2 मंजिला छत के तो हम खुद नहीं है, तो बाबू ये क्या होता है? मतलब ये एक प्रकार से क्या होते हैं? मतलब घूमे घूमे होते हैं। समझ रहे बात ना? मतलब कि लपेटे के रूप में होते हैं ये। समझ रहे ना? जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो। तो अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? इस नली से भोजन गुजरता है, जैसे कि मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुद्दा। और इन सब नलियों में ये सब ग्रंथि है। जैसे मुख गुहा में कौन ग्रंथि होता है? लार ग्रंथि। अमाशय में कौन ग्रंथि होता है? जठर ग्रंथि। फिर लीवर से भी निकलता है, पित्त से पित्तरस निकलता है ना, क्षारीय बनाता है भोजन को, ये सब हम समझाएंगे। उसके बाद बड़ी आंत आता है, फिर छोटी आंत में आपका आंत ग्रंथि होता है। अग्नाशय, अग्नाशय का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। पैंक्रियाज, समझ रहे बात ना? इनसे पैंक्रियाज रस का स्राव होता है। 3 इनसे एंजाइम निकलते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझा रहे हैं। यानी कि हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट आपने देखा, एक तो आहार नाल और एक तो पाचक ग्रंथि। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बता दीजिए किस प्रकार से भोजन इस नाल से गुजरता हुआ अंततः पच के कैसे निकल रहा है बाहर। क्लियर हुआ ना बात? चलिए इतना नोट कीजिए, जल्दी से जल्दी नोट करो भाई।